हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। टैरो विद कृष्ण के इस नए सेशन में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आपका मई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है और इसी पर आज टैरो रीडिंग करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज के तीनों जो सिंबॉलिक्स हैं ये ओरेकल योगिक पार्ट टैरो डेक से 3 कार्ड्स लिए गए हैं। धारणा पाइल नंबर 1, ध्यान पाइल नंबर 2 और समाधि पाइल नंबर 3। तो 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, एक फील देता हो, उसे ही अपनी पाइल का सिंबॉलिक मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने धारणा नाम के कार्ड को चूज़ किया था। मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका मई 2023 का मंथ कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो की क्या रीडिंग आती है, क्या इन्फॉर्मेशन आती है और क्या गाइडेंस आती है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज द हेरमिट। तो आपके लिए 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से, जो कि राइडर वाइट की टैरो डेक है। इससे चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। तो पाइल नंबर 1, आपके लिए इस महीने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आने वाली है या रहेगी वो है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार, बोझ तो नहीं कहना चाहिए, भार कहना चाहिए। देखिए, बोझ का मतलब जिसे आप परेशानी के साथ उठा रहे हों और भार का मतलब जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उठा रहे हों। तो भाषा के अंतर की वजह से अर्थों में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इस भार को आप ले करके इस महीने आगे बढ़ेंगे। इससे थोड़ी सी समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब बहुत ईजी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का या जिम्मेदारियों का जो भार है ये ही आने वाले समय में आपको और ज़्यादा मैच्योर करेगा और ज़्यादा निखारेगा। इस महीने आप अगर किसी स्पेसिफिक मामले पर काम कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं एक टारगेट पर काम कर रहे हैं, तो अपने मन में, अपने अंदर किसी भी दृष्टि से भटकाव को नहीं आने देना है, ये ध्यान रखना है। इस महीने आपको धन से संबंधित मामलों में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। वैसे आपकी सोशल इमेज इस महीने काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप काफ़ी कुछ समझेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, चतुराई का परिचय भी देंगे। कुछ एक मामलों में आप इस महीने उलझेंगे भी और उस सिचुएशन से निकलेंगे भी। तो कुल मिलाकर ये जो मई का महीना है ये थोड़ा मिक्स रहेगा, थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में जाएंगी, लेकिन किसी भी तरह के बहुत बड़े नुकसान, बहुत बड़ी आर्थिक समस्या, बहुत बड़े संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये भी क्लियर आ रहा है। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस महीने क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले आपकी लव लाइफ को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। ये जो कार्ड है ये 2 इन्फॉर्मेशंस, एक्चुअली 3 इन्फॉर्मेशंस को देता है। सबसे पहली तो ये कि आप अपने आप में एक अहंकार की
दृष्टिकोण से अहंकार की पृष्ठभूमि में आगे चले जाए, जहां आपको ये फील हो कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं अपने प्यार के मामले में। दूसरा दृष्टिकोण ये आ सकता है कि आपको दूसरे की साइड से जो कमी मालूम दे रही है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, फीलिंग ज़्यादा हो जाए और आपकी ओर से जो जा रहा है उसके ऊपर हावी हो जाए। और तीसरी एक फीलिंग ये आ सकती है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है प्यार के मामले में, और मैं चाहे जितना करूं, वो चाहे जितना करें, हमारे बीच कंपेटेबिलिटी इशू रहेगा और हमारे बीच ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। ये जो तीसरा वाला एंगल है, पहले एंगल में प्रॉब्लम नहीं है, पहला एंगल ईगो है। दूसरे एंगल में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरे एंगल में आप अपने साथ मर्सीफुल हो जाएंगे, आपको खुद के ऊपर दया आ जाएगी, आप अपने प्रति कंपैशनेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम तीसरे एंगल में है, जहां आप अपनी किस्मत को कोसते हैं। वहां पर समस्या ये हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये आपके साथ होता ही है और बार बार होता है, और इस वजह से एक अपराध बोध की भावना अपने अंदर में जन्मेगी। और ये जो अपराध बोध की भावना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे अपने साथी की कुछ छोटी मोटी ख्वाहिशों पर खरा ना उतरना, या आपकी उम्मीदों पर उसका खरा ना उतरना, ये वाइस वर्सा दोनों ही सिचुएशन अगर फर्स्ट दो इश्यूज़ को क्रिएट करती है आपके माइंड में, तो कोई समस्या नहीं, वो थोड़े समय में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तीसरा वाला अगर क्रिएट हो जाता है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसी है, तो ये वाली सिचुएशन इस मई के महीने में आपको ज़्यादा निराश और परेशान कर सकती है। अगर किसी तरह की निराशा और परेशानी, अब सोल्यूशन आता है, किसी तरह की निराशा और परेशानी अगर आपको मई के महीने में फील होती है, वो भी अपने लव रिलेशन में, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है उसमें, तो बस आपको ये फील करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि आपके प्यार में अच्छे पहलू कौन से रहे हैं पास्ट में। जब तक आप पास्ट के अच्छे मोमेंट्स को फील में नहीं लेकर जाएंगे, तब तक उस फीलिंग को प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर पास्ट की फीलिंग लेंगे तो वो प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड भी होगी और फ्यूचर की होप भी बना देगी और चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। इस महीने लव रिलेशन में ओवर एक्सपेक्टेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की उम्मीदों पर खुद को खरा उतारने की कोशिश और मुसीबत क्रिएट कर सकती है, तो सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं आपकी फैमिली के मामले में। सप्रेशन का कार्ड अपीयर हुआ है। सप्रेशन का जो कार्ड है ये कहता है कि फैमिली मैटर्स में आप ज़रूरत अगर पड़ती है तो अपनी ओपिनियन को थोड़ा स्ट्रिक्टली रख कर वहाँ पर एक स्टैंड ले लें कि अब इस पॉइंट से मुझे पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि ये जो सीधा सीधा सप्रेशन का कार्ड, तो जो सप्रेशन की स्थिति है, अगर आप सिचुएशन को सप्रेस करते हैं, अपने मन को मारते चलते हैं लगातार लगातार लगातार, तो ये वाली स्थिति इस मई के महीने में। अच्छा, यहाँ जब ये बता रहा हूँ तो कार्ड कहता है कि अगर पीछे इस महीने के पहले के कुछ महीनों में या कुछ सालों में भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा सप्रेस कर लिया है अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड कर लिया है फैमिली मैटर्स में, तो इस मई के महीने में उस कंप्रोमाइज्ड कंप्रेस्ड सिचुएशन को धीरे धीरे रिलीज़ करना। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे रिलीज़ करने की मेंटेलिटी में आ जाते हैं तो ये रिलीजमेंट धीरे धीरे हो जाएगा और आप उस कंप्रेस्ड सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप नहीं निकलते और कंप्रेशन जारी रखते हैं, यानी कि अपने आप को सप्रेस करते चले जाते हैं, कंप्रेस का मतलब एक दबाव बनता जाना, और वो दबाव आप पे बनता चला जाता है, तो इस मई के महीने में अप्रॉक्सीमेटली 10 और 15 तारीख के बाद में ये फूट सकता है ज्वालामुखी की तरह, और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको और फैमिली दोनों को हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ एक मामलों में जहाँ पर फैमिली आपको पता है कि मानने वाली नहीं है, उनको राय ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए द बर्डन का कार्ड अपीयर हुआ है। द बर्डन का कार्ड है जो बहुत बढ़िया है, और फिनेंशियल मामलों में कहता है कि कभी कभी सिचुएशनली अपने ऊपर हर चीज़ का बोझ और दबाव नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आज अभी ट्रेडिशनल टैरो से आया था कि इस महीने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार में रहेंगे, तो कहता है कि हमेशा भार में नहीं रहना है, ओवरकम करिए। कैसे करेंगे? देखिए, एक छोटी सी चीज़ समझिए। अगर सपोज़ करिए एक बहुत बड़ा खाली मैदान है, आप ज़मीन पर खड़े हैं, तो उस मैदान में एक निश्चित दूरी तक आप देख पाएंगे, लेकिन उसी मैदान में एक पेड़ हो और पेड़ के ऊपर आप चढ़ जाएं तो ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉइंट था व्यू करने का, देखने का जो नज़रिया था, नज़रिए का जो एक स्थान था, वो स्थान अगर परिवर्तित कर दिया जाए,
किसी चीज़ को देखने के लिए स्थान का परिवर्तित कर दिया जाए तो उसी चीज़ को देखने में परिवर्तन आ जाएगा, या आप ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे। दोनों का फ़र्क है। सामने साइड व्यू और बैक व्यू में अंतर है। एक मंजिले से सामने देखना और 10वीं मंजिल से सामने देखना में भी अंतर है। तो फाइनेंशियल मामलों में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, तीसरे का क्या हो सकता है, और अगर इसी मामले में हम सिचुएशन को थोड़ा हाईलाइट करें तो और चौथा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। कुछ एक मामलों में जहां आप दुविधा में हो वहां पर इस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को शिफ्ट करके ऑब्जर्व करिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी दूसरे की सलाह से चलना आपके लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन दूसरे की सलाह के ऊपर बैठ करके, दूसरे की सलाह के ऊपर अपने आइडियाज़ को लेकर के, जैसे किसी ने आपको एडवाइस कर दी, सपोज़ करिए आप बैंक में एफडी करना चाह रहे थे, एक एग्जांपल है। आपने सोचा कि जी मैं साल भर के लिए कर दूँ। अब कोई मिला और उसने कहा कि यार देखो साल भर के लिए आपको इतने % मिलेगा, लेकिन अगर उसी को आप 13 महीने का कर दो तो इतना मिल जाएगा। अब उसने तो आइडिया दिया 13 महीने का कर दो तो इतना मिल जाएगा। अब ये आपका आकलन है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सचमुच 13 मंथ के लिए उतने का एफडी करना सही है इतने % पर, या आपका दिमाग कहता है कि भैया एफडी में इतना मिलेगा और इससे 3% ज़्यादा मुझे म्यूचुअल फंड का साल भर का रिटर्न मिल जाएगा। तो ये आपका आकलन है। आप अपने आकलन को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू या एडवाइस के ऊपर रख करके देखेंगे तो आपको अपने आकलन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से सही आइडिया मिल जाएगा कि फिनेंशियल मामलों में क्या करना है। वैसे ये महीना फिनेंशियल तंगी थोड़ी सी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी वाला मामला नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑक्यूपेशन के लिए जो कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ये है हार्मोनी का। हार्मोनी का जो कार्ड है, ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन, ये कहता है कि सिचुएशन को अगर स्मूथली रन करेंगे तो बहुत स्मूथली रन करेगी। अगर सिचुएशन को डिफ़िकल्ट लेकर जाएंगे तो डिफ़िकल्टीज़ भी हो जाएंगी। अगर सिचुएशन को जिगजैग कर देंगे तो सिचुएशन जिगजैग हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि आप उसे ऑपरेट कर रहे नहीं, करना कैसा चाहते हैं। आप चाहते क्या हो, आप करते क्या हो उससे मतलब नहीं, आप चाहते क्या हो उससे मतलब है मेजर। इसलिए प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के मामले में चीज़ों को स्मूथ पैटर्न पर चलने दें, और ये स्मूथ पैटर्न आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ में आगे जाने के लिए, ऑक्यूपेशन में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी है और निहितार्थ भी है। अब आता है एजुकेशन। कार्ड अपीयर हुआ है द मास्टर, जिस पर खुद ओशो की फोटोग्राफ बनी है। एजुकेशनल मामलों में अगर आप अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग अपने शिक्षा के मामलों को मैनेज करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, एजुकेट होते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एक बुक लिखी थी मिस्टर कियोसाकी ने, अगर आपने सुना हो, रिच डैड पुअर डैड फेमस बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। उन्होंने एक और किताब लिखी है। वो किताब बहुत ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन हाँ मार्केट में अवेलेबल है और कभी कभी मिल जाती है। उस किताब का नाम था इफ़ यू वांट टू बी रिच डोंट गो स्कूल। अगर अमीर बनना चाहते हो तो स्कूल मत जाओ, उस किताब का नाम था। और ऐसे ही एक कोट है, पता नहीं किसका, याद नहीं है नाम। उसने कहा था कि यू शुड अवेयर दैट स्कूल मस्ट नॉट इंटरफियर इन योर एजुकेशन। आपको अवेयर रहना चाहिए कि स्कूल आपकी एजुकेशन में इंटरफियर ना करे। इसका मतलब होता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान या स्कूली ज्ञान या कॉलेज के नॉलेज पर नहीं डिपेंड करती है। हो सकता है एक कम पढ़ा लिखा लड़का, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी PhD होल्डर से ज़्यादा समझदार हो। आज भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, दुनिया में 5वें स्थान पर आ गई है, और इसके पहले एक अर्थशास्त्री जी थे और उनके समय में आप गूगल कर लीजिए कौन से नंबर पर थे। और प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अर्थशास्त्री नहीं है, वो उनको चाय वाला कहते हैं। तो चाय वाला उस अर्थशास्त्री से ज़्यादा समझदार निकला। दिखता तो यही है ग्राउंड लेवल पर। तो दैट मीन्स कि आपकी अपनी एजुकेशन के लिए आपका अपना ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, पहले ये समझिए। स्कूल बुक्स बाद में रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक ही किताब को पढ़कर आप ज्ञानी भी बन सकते हैं और अज्ञानी भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है इस महीने अगर आप अपने भीतर झांकेंगे एजुकेशन के मामले में तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इस महीने आप अपने आप को जितना प्रायोरिटी देंगे एजुकेशनल मामलों में, उतना आपकी ग्रोथ होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं हेल्थ की।
हेल्थ के मामले में है द आउटसाइडर। सबसे पहली चीज़ ये जो बताता है कि आप सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है, इस चीज़ से ओवरकम करने की ज़रूरत है। हेल्थ के मामलों में पता सब है और करिए कुछ ना, और फिर हेल्थ ख़राब हो, बॉडी उतना इम्प्रूवली आपको रेस्पॉन्ड ना करे तो फिर नुकसान आपका है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरी एज के हिसाब से ना मुझे 11-12 बजे तक सो जाना चाहिए। अब आप 3 बजे तक रात को जागिए तो गलती आपकी है। कई बार डॉक्टर भी बताते, कहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके थोड़ा सा टहल आया करो। डॉक्टर ने बता दिया, खुद का दिमाग भी कह रहा है, लेकिन फिर भी सुबह उठ के नहीं जाना है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और गलती आपकी। तो इस चीज़ से ओवरकम करना है। ओवरकम ही नहीं करना है बल्कि इसे एक रूटीन सेटअप बनाना है। किसी चीज़ को रूटीन बनाने के लिए 2 काम का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, 3 पड़ाव पार करने हैं। वो केबीसी आता था ना, वो पड़ाव 1 2 3 करते, तो वैसे ही 3 पड़ाव किसी भी चीज़ को हैबिट बनाना हो। सबसे पहले 21 दिन का टारगेट रखिए। 21 डेज कंप्लीट हो जाए तो वो समझ लीजिए 25% आपकी हैबिट में आ गया। अब आपको 46 डेज पार करने हैं। वैसे होता है 21 का जो डबल होता है वो होता है 42, लेकिन आपको 46 दिन करने हैं, 4 दिन ज़्यादा। अगर 46 डेज आपने कंप्लीट कर लिए तो मान करके चलिए कि 60%, अभी तो 25% था, अब 60% के करीब आपकी हैबिट बन गई। लेकिन 40% का जो लैक है वो भारी पड़ सकता है और आपको रिवर्स कर सकता है। अब आपको 84 दिन का टारगेट पूरा करना है टोटल। तो ऐसा नहीं है कि शुरू के 21 दिन के बाद 46 और नहीं, वो 0 से 21, 0 से 46 और 0 से 84 दिन, 84 डेज टोटल। 84 डेज का स्लॉट आपने अगर पार कर लिया तो फिर आप उस हैबिट से रिटर्न कर नहीं पाएंगे। वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और एक्चुअली इस तरह हैबिट में आ जाएगा कि आप उससे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी हेल्थ के मामलों में जिन चीज़ों को ठीक करते हैं उन्हें हैबिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी हेल्थ से जुड़े मामलों में अगर किसी तरह का कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा था या चल रहा है तो उस पर आपको मेडिकली डॉक्टर्स की ज़रूरत है और उनकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन वे वाले मामले जहां पर एक तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और फिर भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां आपका अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो काफ़ी हद तक सही चल रहा है और उसका पालन करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका मई 2023 का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ध्यान नाम के कार्ड को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आज आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि आपका मई 2023 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए जजमेंट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर है दिस वन इज 8 ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइज डेक से आ चुके हैं। इस महीने कुछ परिवर्तन भी होंगे, आपके सम्मान में वृद्धि भी होगी। आप एक आध मामलों में दुविधाजनक स्थिति में फंसेंगे। सबसे पहले दुविधाजनक स्थिति को, जिस मामले में दुविधाजनक स्थिति में फंस जाएं और आगे और पीछे हटने का मार्ग ना मिले तो वहाँ शांति से सोचिए कि मेरा फ़ायदा किस में है, मेरा लाभ कहाँ है अपना। अगर आप अपने बेनिफिट के बारे में डायरेक्टली सोचना शुरू करेंगे तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। हो सकता है 2 4 10 लोगों को ये मामला नाराज़ कर दे, तो होने दीजिए, आप अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। लेकिन जब आप स्वार्थ भावना से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको प्लीजेंट वे लेकर चलना है। लोगों को स्वार्थी दिखेंगे, लोग आपके बारे में नकारात्मक होंगे, होने दीजिए। आपका बिहेवियर प्लीजेंट होना चाहिए, ईगोइस्टनेस एकदम की नहीं होनी चाहिए। कोई भी ईगो वाला मामला दिखना नहीं चाहिए, ये याद रखिए। इस महीने ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है, अनुकंपा भी आपके ऊपर है और दृष्टि भी आपके ऊपर है। जब कृपा और अनुकंपा की बात की जाती है तो एक तरह से वे गाइड करेंगे, चीज़ों को देंगे, बहुत कुछ मैनेज करेंगे। लेकिन जब दृष्टि आप पर वो रखते हैं दैट मीन्स कि अब आपकी गलतियों को भी मार्क किया जाएगा और उसकी पनिशमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो उनकी दृष्टि भी है, तो होश रखिए, ध्यान रखिए। आपकी वर्तमान सिचुएशन से इतर कुछ हो जाए
प्रेजेंट में जो मैनेज कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग कुछ हो जाए, ये अपने आप होगा, आपको नहीं करना है। सिचुएशनली चीज़ें बदलेंगी, पलटेंगी, और ये बदलाव आपको स्वीकार करना है, क्योंकि इस बदलाव के सापेक्ष में जो बेहतर स्थिति आपको मिलेगी वो आपकी कई मामलों में मदद करेगी, प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली और सोशल जो आपकी स्टेटस है उनमें भी हेल्प करेगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और वो ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो क्या रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मई के बाद आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचाव करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आपका ध्यान सिचुएशन से भंग होता है, तो आप चीज़ों को मैनेज करने के मामले में पिछड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। बाकी मई का जो महीना है ये काफ़ी फर्टाइल रहेगा, आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है, जो आपको आपके जीवन में आने वाले समय में लक्ष्यों को अचीव करने, बनाने और उनके आगे निकलने, टारगेट को प्राप्त करने और टारगेट प्राप्त करने के बाद उससे आगे निकलने में भी हेल्प करने वाला है। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या बताते हैं। लव रिलेशंस के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है पार्टिसिपेशन, और ये कहता है कि प्रेम संबंधों के मामले में सिंपल वही जो इस कार्ड की मीनिंग है यही आपको करना है, पार्टिसिपेट करना है। लेकिन पार्टिसिपेशन की मीनिंग क्या होती है? पार्टिसिपेट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सहयोग कर दें, सहयोग इक्वल होना चाहिए। पार्टिसिपेशन लव रिलेशंस में इक्वल होना चाहिए, और अगर ये इक्वलिटी आप बना पाए, अब समझिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इक्वलिटी आप बना पाए तो कार्ड कहता है फिर डुअलिटी ख़त्म हो करके सिंगलनेस आ जाएगा। यानी आप दो लोग दिखते तो हैं लेकिन दोनों में एकाकार हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, और आपके बीच प्यार के फिर वो बीज फूटेंगे, वो प्रस्फुरण होगा जो आपके प्रेम को, आपके प्रेम संबंध, आपके रिलेशन को अगले लेवल पर लेकर जाएगा। अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आपके लिए अगला लेवल है जहां आप एक दूसरे के पूरक बन जाएं। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से एक बार ओशो ने मजाक में कहा था, लेकिन बात बड़ी गहरी थी। उन्होंने कहा था कि शादीशुदा दो लोग, एक महिला एक पुरुष, अगर रास्ते पर जा रहे हैं और वे आपस में झगड़ते हुए जा रहे हैं तो पति पत्नी है और अगर झगड़ा नहीं कर रहे और दोनों शादीशुदा हैं तो फिर पति किसी और का होगा, पत्नी किसी और की होगी। वो दोनों दोस्त हो सकते हैं, इसलिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव वाला मत समझिए जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ओशो का कहने का मतलब यही था। कभी कभी होता है ना कि दो मैरिड लोग होते हैं, अलग अलग लोगों से मैरिड है, लेकिन आपस में दोस्ती गहरी है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, एक दोस्ती है। और देखा गया है कि शादी के बाद या शादीशुदा लोग जब एक अलग रिलेशन में, फ्रेंडली वाले रिलेशन में आते हैं, तो वो नॉन मैरिड रिलेशन से बेहतर और गहरा रिलेशन होता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बड़ी बनी होती है, तो अलग चीज़ हो जाती है। और उससे लोगों को खैर गलतफहमी तो हो ही जाती है, क्योंकि लोग तो कुछ भी गलत ही सोचने के लिए लगे हैं। तो प्रेम संबंधों में यही होना है, आपको डुअलिटी को ख़त्म करना है, लेकिन ये ख़त्म तब होगा जब आप इक्वलिटी में आएंगे। इक्वलिटी में आएंगे तो डुअलिटी ख़त्म हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी प्रेम संबंध के लिए महीना बहुत बढ़िया है, लव रिलेशन आपके काफ़ी इंप्रूव हैं, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। फैमिली मैटर्स में आपके लिए आया है कंप्रोमाइज़ का कार्ड। ये कहता है कि फैमिली मैटर्स में आप कभी कभी कुछ एक मामलों को थोड़ा यूनिकली करने की कोशिश करें, से अलग, एक ही पैटर्न पर मत चलें। आप अपने आप को देखिए कि अगर आप फैमिली मैटर्स में सिंगल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी फैमिली में इमेज ख़त्म हो रही है, रिस्पेक्ट जा रही है। आपको थोड़ा सा पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है, और हाँ, पैटर्न को बदलने के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी को नहीं चेंज करना है, ये याद रखिएगा। फैमिली से जुड़े मामलों में आप फैमिली पर विजिट नहीं हो सकते, नाराज़ नहीं हो सकते, और फैमिली को बिना वजह की एडवाइस नहीं दें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पारिवारिक संबंध इस महीने प्रेमपूर्ण और अच्छे बने रहेंगे, और आपकी इमेज पहले से थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। ये कहता है पैसों के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा बारीक जहाँ पर सिचुएशन आए वहाँ पर छोड़ दीजिए चीज़ों को। एक ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है, जैसे वो अक्षय कुमार वाली मूवी आई थी ना, 15 दिन में पैसा डबल, छोड़ दीजिए इस चीज़ को, नहीं हो सकता ना आपको दो मामले समझने होंगे, एक बड़े बारीक वाले जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, छोड़ दीजिए। एक वो जहाँ दिमाग नहीं लगाना है, पैसा लगाया और डबल ट्रिपल,
उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों नुकसानदेह स्थितियां हैं। अब आपको क्या करना है, फ्लो के साथ चलना है। ग्रो करिए ना, ग्रो करना, कहते हैं ना कि हम फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। ग्रो करने का मतलब एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ होगी जो नेचुरली अपने आप होगी, और नेचुरली में ज़रूरी नहीं कि आपकी ग्रोथ की स्पीड और दूसरे की ग्रोथ की स्पीड सेम हो। कुछ लोग एक ही साल में करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोग 3 साल के अंदर अरबपति बन जाते हैं। ये उनकी ग्रोथ की स्पीड अलग है जो नेचुरली उनको मिली है, हमारी और आपकी अलग है जो हमें मिली है। तो आप सिचुएशन के साथ जब लय हो जाते हैं, तब जिसको आजकल की बोलचाल की भाषा में हम यूनिवर्स कहते हैं ना कि यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा। स्पिरिचुअल इसकी मीनिंग बता देता हूँ। ये यूनिवर्स कहना तो थोड़ा सा वाइड चला जाता है और अजीब भी लगता है कभी कभी। इसे कहते हैं समष्टि। समष्टि का मतलब होता है जो स्वयं में सब कुछ समेटे हुए हैं, वो है पर ब्रह्म परमात्मा। तो समष्टि का जब सपोर्ट आपको मिल जाता है तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं, गलत कार्ड कहता है नहीं, तब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होनी शुरू होती हैं, और जब उनके अकॉर्डिंग होती है तो ज़्यादा बेहतर होती है। हम तो चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, और सचमुच हम इंसान चीज़ों को बहुत ख़राब करते हैं। एक रिसर्च कहती है कि अगर इस पृथ्वी से पूरे इंसानों का नामो निशान मिटा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, सारे इंसान मर जाएं, खत्म हो जाएं, वैनिश हो जाएं, तो 6 महीने के अंदर ये पृथ्वी इतनी हरी भरी हो जाएगी जितनी ये हज़ारों साल पहले थी। 6 महीने के अंदर गंदगी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसका प्रदूषण खत्म हो जाएगा। बहुत कुछ फ़र्क हम कर देते हैं, बहुत कुछ हम गलतियां कर देते हैं। तो ये लेट गो, प्रकृति के साथ, समष्टि के साथ लयबद्ध होइए। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामले में कार्ड अपीयर हुआ है द फूल। द फूल का कार्ड ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में बहुत डीप इम्पैक्ट सिचुएशन को रखता है, जहां पर ये अपने बिलीव के साथ इतना बंधा हुआ है कि इसके बिलीव को तोड़ना पॉसिबल नहीं। तो आपको बस इतना ही करना है। अगर आप अपने प्रोफेशन में अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो जाहिर है आपका बिलीव ईश्वर पर भी बना होगा कि ईश्वर इस सिचुएशन में आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और मार्ग दिखाते हैं, और बस यही करना है। प्रोफेशनली जिन चीज़ों को एक अलग वे में मैनेज करना चाहते हैं इस महीने करिए। एक नया पथ चुनना चाहते हैं तो चुनिए, छोटे मोटे रिस्क लेना चाहते हैं तो लीजिए और आगे बढ़िए। प्रोफेशनली आपको दूसरे लोगों की बातें, वो अच्छी हों या बुरी हों, सुनने की ज़रूरत इस महीने, क्योंकि उनकी बातों में आपको मर्म मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। यूजलेस हों तो छोड़ दीजिएगा सारी, तो उन पॉइंट्स को भी कलेक्ट करके और उस कलेक्टिवनेस के साथ में आगे बढ़कर ग्रोथ पाई जा सकती है। तो ऑक्यूपेशनल मामलों में ये महीना आपको थोड़ा परेशानी तो देगा, लेकिन ग्रोथ भी दे रहा है। अब बात एजुकेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अपने ज्ञान के क्षेत्र में, अपनी नॉलेज एजुकेशन के क्षेत्र में आप अपने आप को और इम्प्रूव कर ले जाएं इस महीने, यही आपका भाग्य है, यही आपके साथ होना है। लेकिन इस महीने एक छोटा सा काम अगर आप कर पाएँ तो वो ज़रूर करना है, जिसकी इंडिकेशन यहाँ आ रही है वो है कि थोड़ी सी भले आप साधना ना करें, उपासना ना करें, पूजा ना करें माता सरस्वती की, लेकिन अपने एजुकेशनल मामलों में माता सरस्वती को धन्यवाद देना ना भूलें। आप किसी भी धर्म से संबंधित रखते हो, कोई मतलब नहीं है। माता सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान किसी धर्म से जुड़ करके नहीं चलता है। तो उनको धन्यवाद देना ना भूलें कि माता सरस्वती ज्ञान के क्षेत्र में मुझ पर कृपा करने के लिए धन्यवाद। मांगिए मत, क्योंकि मांगना कई बार लिमिटेशंस लगाता है। उनको धन्यवाद दीजिए कि जो उन्होंने आपको ज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा या ज़्यादा जिसके लायक आपको समझा वो दिया है, उसके लिए आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपका ये आभार व्यक्त करना ही आपके एजुकेशनल मामलों में आपको और ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट इस महीने दे देगा, और आप देखेंगे कि आपके एक तरीके से कहें तो ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। हेल्थ से जुड़े मामले में कार्ड अपीयर हुआ है कंपैरिजन। जब आप अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों में इस महीने ध्यान देंगे तो आपको नेचुरल वेजिटेशंस की ओर ज़्यादा मुड़ना है। अगर आप एक रेगुलर नॉन वेजिटेरियन हैं और रेगुलर नॉन वेजिटेरियन होने के बावजूद आपको बार बार मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है किसी न किसी इशू की वजह से, जो कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आपके साथ आती रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो फिर इस एक महीने में कोशिश करिए, गर्मी भी बहुत है,
आप नॉन वेजिटेरियन होने का काम थोड़ा कम करें। मैं बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं आ रहा, वरना बंद करने को भी मैं बोलता हूँ, तो बिल्कुल बंद करने को नहीं आ रहा, कहता कम कर लीजिए। जैसे हफ्ते में 4 बार खाते थे तो 2 बार खाइए, 2 बार खाते थे तो 1 बार खाइए, 1 बार खाते थे तो 15 दिन में 1 बार खाइए। 15 दिन में 1 बार खाते थे तो महीने में खाइए, महीने में 1 बार खाते थे तो फिर खाते ही क्यों थे? महीने में 1 बार खाते थे तो खाते क्यों थे भाई? फिर खाने का मतलब ही क्या है? साल भर में 12 बार। अच्छा, तो दैट मीन कि अब आपको नेचुरल वेजिटेशंस की ओर जाना है, नेचुरल चीज़ों को थोड़ा कंज्यूम करना है, और नेचुरल चीज़ों में भी जो ग्रीन सब्जियां हैं, थोड़ी सी ग्रीनरी लिए हुए हैं, ठीक है, उनका सेवन करें, स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। साथ ही साथ में पानी वाली चीज़ों का सेवन करें। पानी वाली चीज़ें गर्मी में क्या है, इस महीने में क्या है? गन्ना, गन्ने का रस, वाटरमेलन, ठीक है, शुगर केन, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें, और मैंगो, वो भी पानी जैसा ही होता है। पपीता भी, पपाया भी पानी ही है। इन सब का सेवन करें, यानी इन चीज़ों में जाएं, इनका आपको बेनिफिट आपके हेल्थ में मिलेगा। इस महीने आपकी हेल्थ में अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे तो हाईली इम्प्रूवमेंट देखने को प्राप्त होगी, और आप अपनी हेल्थ में काफ़ी हद तक रिलीफ प्राप्त करेंगे या इम्प्रूवमेंट प्राप्त करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग आज की, कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने समाधि नाम के कार्ड को चूज़ किया था, जिसकी इमेज मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज क्या आता है, कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। ये महीना आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, अगर आप अपनी मन स्थिति को थोड़ा सा मैनेज कर ले जाते हैं तो। इस महीने आप अनजान आशंका से घिरे रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये सिचुएशन आपको 8-9 तारीख तक ही फील होगी, उसके बाद आप ओवरकम कर जाएंगे। इस महीने अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 9 तारीख के बाद में, अप्रॉक्सीमेटली इसलिए कि 8-9 में थोड़ा सा वो आ रहा है, किसी का 8 होगा किसी का 9 होगा, तो 9 ले लेते हैं। 9 तारीख के बाद में अगर आप किसी टारगेट को बनाते हैं तो इनिशियल स्टेज पर थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप टारगेट बना लेंगे आसानी से, और बनाने के बाद उसे अचीव करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो सारी इनिशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, लोग एडमायर करेंगे, और कुछ लोग आपके नक्शे कदम पर फ्यूचर में चलें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। आर्थिक मामलों में रुके हुए पैसे के वापस आने की उम्मीद इस महीने आप कर सकते हैं। एक इकोनॉमिकल ग्रोथ, एक प्रगति की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप, मैंने जैसा कहा ना कि शुरुआत में आपकी मन स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा। अनजान भय की आशंका से शुरू में 8-9 तारीख तक ग्रस्त रहेंगे, और ये अनजान भय अगर आपने गलती से कैरी फॉरवर्ड कर लिया, लगातार 9 तारीख के बाद भी अपने दिमाग में चलाते रहे, सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन आपने अगर उसको आगे भी लगातार कंटिन्यू करने का काम किया तो ये जो भय है ये आपको अंदर से लॉक कर देगा, और आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज नहीं कर पाएंगे, और जब यूज नहीं कर पाएंगे तो इस महीने का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और ये महीना वेस्ट चला जाएगा। तो 9 तारीख के बाद आपके दिमाग में नकारात्मक भावना वैसे तो नहीं रहेगी, आप पीछे से खींच करके न ले आएँ बस, और आगे चल करके सिचुएशन, मतलब अब उसको पीछे से नहीं लाएंगे तो आप अपने आप को अनलॉक होने से बचा लेंगे, और अगर अपने आप को लॉक होने से बचा लेंगे, और अगर आप लॉक नहीं हुए और अनलॉक हो गए तो आप अपनी क्षमता का बेहतर न सिर्फ इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रदर्शन कर पाएंगे, बल्कि उसे यूज़ करके एक सही मुकाम हासिल कर पाएंगे, जो आपको सम्मान भी देगा और आत्मसंतुष्टि भी देगा। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। लव रिलेशन से जुड़े मामलों पर कार्ड अपीयर हुआ है एबंडेंस। ये कहता है कि प्रेम संबंधों को स्मूथली चलने दीजिए, छेड़ने की ज़रूरत क्या है, प्यार है तो है,
उस प्यार को साबित मत करिए, दिखाइए लेकिन प्रूव मत करिए, दोनों में अंतर है। किसी से प्यार है उसे आई लव यू कहिए, उसकी तारीफ़ करिए, उसके साथ समय बिताइए, उसे थोड़ा बहलाइए पुचकारिए, सब ठीक है, लेकिन साबित करना ये बहुत बड़ा काम होता है। और वो साबित करने वाली चीज़ एक नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर देगी। अब उन मामलों में क्या करें जहां आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है। तो ये कहता है कि जिस मामले में पार्टनर को डाउट है जिस मामले में पार्टनर को डाउट है उसे क्लियर करने दो, तुम्हें क्यों ज़रूरत है। उसे डाउट है, उसे क्लियर करने दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या है। तुम अपने प्यार पर बिलीव करके बने रहो। अगर तुम्हें सच में प्यार है तो तुम्हें प्यार है, उस प्यार में प्यार खोजने की कोशिश मत करो। थोड़ा सा गूढ़ हो गई बात, सिंपल करते हैं। जैसे कि मैं पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं वो तो जानते हैं, जो नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा पहली बार शायद सुनेंगे। अक्सर कहता हूँ मैं, प्यार एक तरफा चीज़ है। लव इज़ ऑलवेज वन साइडेड। आप किसी से प्यार करते हैं, उससे आपकी शादी हो गई, आपको प्यार अभी भी है, दुनिया में उससे ज़्यादा प्यार आपको किसी से नहीं है, फिर भी आपका प्यार एक तरफा ही है। बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर साइड ऑफ लव, नॉट दैट पर्सन साइड ऑफ लव। मुझे किसी से प्यार है तो मैं अपने प्यार के लिए जिम्मेदार हूँ, ना कि उसके प्यार के लिए जो वो मुझसे करती है या नहीं करती है। भाड़ में जाए उसकी प्रॉब्लम, हमें क्या लेना देना। और उसे जो प्यार है वो उसके लिए जिम्मेदार है, वो मेरे प्यार के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकती। दो लोग एक दूसरे को एक एक तरफा प्यार करें तो दोनों के बीच प्यार हो जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि उसका डाउट, उसकी प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ नहीं करना है और तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने प्यार पर भरोसा करके शांति से बैठो और आनंद लो। किसका? प्यार का। कहते हैं ना कि जब प्यार हो जाता है तो पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि और प्यार को समझाया नहीं जा सकता। लोग कहते हैं आई लव यू टू मच। आजकल तो वो आयरन मैन के बाद 3000, 4000, 10,000 भी चल रहा है, लेकिन इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। कोई पैरामीटर नहीं है, थर्मामीटर से नाप नहीं सकते इतने डिग्री प्यार है। ये काउंटलेस है। अब जो काउंटलेस है उसमें लेस भी है और काउंटलेस भी है, दोनों है। तो यहाँ अपने प्यार के प्रति अपने भीतर में समर्पण, अपने प्यार के प्रति अपने भीतर में समर्पण और स्वयं में उस समर्पण के प्रति एक आनंद की प्राप्ति ही आपके लिए इस महीने का कार्य है और यही आपको करना भी है। वैसे इस महीने ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके साथी के साथ आप प्रेम पूर्वक अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन कुछ एक मामलों में जहाँ यंग यान एनर्जी दैट मीन्स कि पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा आपस में टकराएंगी तो वहाँ थोड़े कोलाहल होंगे और उस कोलाहल में आपको साबित नहीं करना है, ये याद रखिएगा। बस इतना ही। फैमिली से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द मेजर। कभी कभी परिवार की बात को मान लेना चाहिए। कभी कभी परिवार के साथ आर्गुमेंट करके हम अपनी ज़िंदगी को उस तरह से सिचुएशनली हेल में डालते हैं जो हम अपने जीवन में एक्चुअली नहीं चाहते। जैसे सुना होगा, कहते कहते कोई भी परिवार किसी का भी, अपने किसी भी मेंबर का बुरा नहीं चाहता, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ परिवार अपवाद हो सकते हैं। उन अपवाद वाले मामलों में जहाँ पर आपको पता है कि परिवार सचमुच आपके बुरे की सोच रहा है, वहाँ पर ध्यान दीजिए कि परिवार आपके बुरे की नहीं सोच रहा, परिवार सिर्फ अपने भले की सोच रहा है। आपका बुरा हो रहा है इसकी उन्हें परवाह नहीं है, दोनों में अंतर है। उस वाले मामले में जहाँ आपके बुरे की उनको परवाह नहीं और वे सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं, वहाँ आपका स्टैंड सही है और लगे रहिए। उन मामलों में जहां आपको ये पता है कि आपका स्टैंड में भी गलत हो सकता है, परिवार में भी सही हो सकता है, वहाँ थोड़ा फैमिली की बात को मानकर चलें। जब मैं फैमिली कहता हूँ तो फैमिली का मतलब बहुत बड़ी इंटायर फैमिली नहीं, चाचा मामा दादा बाबा जो मिले वही परिवार, वसुधैव कुटुंबकम नहीं कह रहा हूँ। छोटे से परिवार की बात कर रहा हूँ जिसमें आप 4-6 लोग मेन हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ कुटुंब यानी कि बड़े परिवार की बात आएगी तो वही बताऊंगा। यहाँ भी न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूँ। इस न्यूक्लियर फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं हस्बैंड वाइफ और बच्चों को, ठीक। कुछ एक मामलों में हस्बैंड वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स को भी, कुछ एक मामलों में। कुछ एक मामले कौन से हैं जहाँ पर पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, एक, पेरेंट्स का आप अकेला बच्चा हैं, दो, या आपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने के लिए या पेरेंट्स के साथ रहने के लिए डिसाइड कर रखा है, 3। उन मामलों में जहां
आप कई भाई बहन हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो वहाँ पर वो न्यूक्लियर नहीं हो गया ना, तो फ़र्क हो गया। तो उस न्यूक्लियर वाले मामले में सिचुएशनली फैमिली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है, और उसी के साथ आपको रिकनेक्ट करना चाहिए। जो डिस्कनेक्शन आपका हुआ है, उस रिकनेक्शन से बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा। अच्छा, परिवार की गलतियाँ क्या रहीं ये मत बताइएगा। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस का। ये कहता है कि पैसों से जुड़े, फिनांस से जुड़े मामलों में अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकल कर नहीं आना चाहते हैं तो फिर आप वो ग्रोथ नहीं पा सकते जो पाएंगे। तो मई का महीना इस चीज़ के लिए है कि कंफर्ट जोन से निकलिए। दूसरा, वे वाले फिनेंशियल मामले जो मैनेज नहीं हो रहे थे वो इस महीने मैनेज हो जाएंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, इस महीने आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए पैसों का फ्यूचर में रिटर्न अच्छा खासा आपकी तरफ होगा, आपकी ग्रोथ दिखती है। इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। एक गलती मत करिएगा बस, और वो गलती क्या है, जैसे कभी कभी कुछ लोग हमें बड़ी ज्ञान वाली बातें बताते हैं, ज्ञानवर्धक बातें, ऐसी बातें बताते हैं कि उनकी बातों को अगर सुनिए तो बिल्कुल लॉलीपॉप जैसी लगती हैं, जिसको अगर एक बार पकड़ लिया तो बस मुकेश अंबानी के बाद इस इंडिया में हमसे अमीर कोई नहीं होगा। वे आपके दुश्मन हैं, ये याद रखिएगा। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामले यानी कि व्यापार, प्रोफेशन से जुड़े मामलों के लिए आया है पेशेंस। सिचुएशन ऊपर और नीचे दोनों जाएगी, और ऊपर जाने में एंजॉय करना है, नीचे जाने में मैनेज करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। प्रोफेशनली इस महीने चीज़ें अप होंगी और डाउन होंगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए महीने के शुरुआत में वो चीज़ें डाउन हो जाएं और फिर आधे महीने बाद अप हो जाएं, कुछ के लिए आधे महीने अप हों और फिर डाउन होनी शुरू हों। ये जो डाउन सिचुएशन है ये नुकसान नहीं है, सिर्फ डाउन जा रही है, वापस अप हो जाएगी। और शुरुआत में जो डाउन सिचुएशन अगर आपको मिलती है तो वो पिछले महीने के किसी कर्म से कैरी फॉरवर्ड होती आ रही है, जिसका समाधान इस महीने आपको मिल जाए। अपने व्यापार, अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में सही फैसले लेने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा तिथियों को देख लीजिएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बड़े निर्णय नहीं लीजिए, बस इसके अलावा कोई प्रिकॉशन नहीं है। एजुकेशनल मामलों से जुड़े कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन। अपनी पढ़ाई को सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, सिस्टमेटिक वे में करिए, एक एक करके करिए, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। आप अपने एजुकेशन, अपने स्टडी में जितना सिस्टमेटिक वे फॉलो करेंगे, जितना डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, उतनी ग्रोथ मिल जाए, उतनी हाईली ग्रोथ मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर होती है। और अगला कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए जो हेल्थ के लिए है, यह है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का जो कार्ड है ये बताता है कि आप हेल्थ के मामलों में अगर अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में ढालने की कोशिश करते हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर सेल्फ कॉन्शियस के साथ काम कर रही है या कर रहा है, तो यकीनन आपका अपने लिए खुद में जो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव होना है ये बड़ा फॉर्चुनेट और आपके फेवर में होने वाला है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जल यानी कि पानी से संबंधित मामलों में, या सीधे सीधे कहें तो पानी को ज़्यादा पीना है, लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। और जितना ज़्यादा, देखो लिक्विड चीज़ों की बात करा तो ये कहता है नहीं, पूरा लिक्विड का ही मामला नहीं है, सिर्फ जूस या लिक्विड फ्रूट का मामला नहीं है, मामला पानी का मेजरली है। तो आपको पानी पीने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ानी होगी, जितना पानी पीते हैं उसमें 1-1.5 लीटर डेली में और ऐड कर लीजिए, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी और आपके कंट्रोल में रहेगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग आज की, कि आपका मई का महीना कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।